नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और हमारे साथ हमारे सहयोगी ददन कुमार मौजूद हैं। आज बिहार का सियासी पारा एकदम सातवें आसमान पर है। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर कोई और, तमाम के तमाम बिहार की राजधानी पटना में इस समय सियासी हलचल तेज की हुई है। तो ठीक पटना से 350 किलोमीटर दूर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार के जो सियासी समीकरण है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल की जो रणनीति है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हो रहा है और इसी बीच बिहार का जो सियासी पारा है वो सातवें आसमान तक पहुंच गया है। अब चूंकि हमारे सहयोगी ददन जी हैं, ये अक्सर खबरों पर लिखते हैं, खबरों के आगे के बारे में जानते हैं, खबरों पर रिसर्च करते हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से 2020 में यानी पिछले चुनाव में 5 सीटें जीत लिए थे, तो क्या इस बार वो कितनी सीटें जीत पाएंगे या इस बार का जो चुनावी समीकरण क्या रहने वाला है? देखो नूर कि कौन कितना जीतेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 20 और 25 में काफ़ी अंतर है। 20 में ओवैसी की पार्टी ने शुरुआत अच्छी की थी, 5 सीट जीते, लेकिन 4 उनके विधायक आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। तो अभी उनके पास एक ही विधायक है, अख्तरुल ईमान, और उन्हीं के सहारे सीमांचल में ये अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये खुद महागठबंधन में शामिल होने के लिए जुगत कर रहे थे। लालू जी से लेकर तेजस्वी तक अपनी पैरवी पहुंचाई। अख्तरुल ईमान ने अपने हाल ही में देखा कि उनके आवास पे जाके ढोल वोल बजा के उनसे आग्रह कर रहे थे। हालांकि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद अब खुद मोर्चा संभाला है ओवैसी ने, और बिहार में सीमांचल के क्षेत्र में जो आज से 4 दिन के लिए यात्रा शुरू किए हैं, न्याय यात्रा, इसके माध्यम से अपने वजूद को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ददन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से एआईएम ने तमाम कोशिशें की कि उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से चिट्ठी लिखने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद अख्तरुल ईमान सहित जो बिहार के एआईएम लीडर हैं वो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर उनको जगह नहीं मिली। अब जा करके सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी उतर गए हैं न्याय यात्रा लेकर के। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा सीमांचल के इलाकों के समझना बहुत ज़रूरी है। जो सीमांचल इलाका है वहाँ पर करीब 35 से 40% जो है मुस्लिम आबादी है, तो ख़ास करके ये मुसलमानों का गढ़ है, तो यहाँ पर एआईएम को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा नुकसान होगा, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बार ओवैसी ने जो भी सीटें जीते, 2, 4, 5, 10 जो भी आपने सीटें जीते, तो ये जो नुकसान होगा तो ये किसकी तरफ से? क्या ये बीजेपी की सीट जाएगी या फिर महागठबंधन की सीट? नहीं, देखिए, महागठबंधन पिछली बार भी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछली बार भी ओवैसी इनके साथ नहीं थे। ओवैसी अपने दम। तो नुकसान महागठबंधन का हुआ ना? देखिए, 15 के मुकाबले 20 में महागठबंधन को ओवैसी के आने से थोड़ा नुकसान तो हुआ था, लेकिन ये भी था कि इनके 4 जो विधायक उधर चले गए। अब वो वाली स्थिति इस बार नहीं हो सकती है, कारण क्योंकि इनका चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय नेता का होना जरूरी है। लेकिन हम फिर पुराने सवाल की तरफ आएँगे और ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब नुकसान महागठबंधन का है, तो क्यों नहीं ओवैसी को शामिल किया गया? ओवैसी ने आज भी बोला है कि हमें 6 सीटें सिर्फ चाहिए था, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई, तो आखिर क्यों? क्या वो 6 सीटें इतना प्रभावित करती है कि महागठबंधन नहीं दे पाए, या रीज़न कुछ और है, खिचड़ी कुछ और पक रही है? नहीं, देखिए, इसके पीछे कारण और है। देखिए, वहाँ पे क्या होगा, 1 से 2 या 3, 4 यही नुकसान होगा ना। लेकिन ओवैसी ये एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के नेता माने जाते हैं, और उनको शामिल करते ही महागठबंधन को भारी नुकसान होने की संभावना है। कारण है क्योंकि जैसे ही उनको अगर महागठबंधन में लिया जाएगा, तो एनडीए को बैठे-बैठाए मुद्दा मिल जाएगा और हिंदूवादी वोट गोलबंद होने की संभावना ज़्यादा है। यही कारण है क्योंकि उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। नहीं तो
उनसे दूरी रहने का और कोई कारण नज़र नहीं आता। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा सीमांचल को समझना बहुत ज़रूरी है। सीमांचल वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम जो वोटर है, वो जिसके सपोर्ट में चला जाए, उस पार्टी वहाँ से निकल जाती है। जैसे थोड़ा-सा हम एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 35 से 40% जो आबादी है, वो मुसलमानों की आबादी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एआईएमआईएम के लिए वो रास्ता काफ़ी वहाँ पे आसान है जीत जाना। लेकिन यादव भी है वहाँ पर, तो चूँकि 2020 से पहले जब गौर करेंगे तो ऑप्शन नहीं था, तो यादव वहाँ से निकलती, यादव और मुस्लिम मिल करके आरजेडी वहाँ से निकलती थी। लेकिन इस बार जो है वो जिस तरीके से एआईएम भी है और यादव भी है, यादव समाज जो है उनका ख़ास करके जो वोटर है वो आरजेडी को जाता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और एनडीए की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो कुर्मी और राजपूत की आबादी भी अच्छी खासी है। तो ये जो है, अगर कुर्मी आबादी तो एनडीए को वोट देते ही है, इसके अलावा कहीं विकास के नाम पर अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है तो फिर एनडीए बाजी मार जाएंगे। तो ये समीकरण है और ये बहुत जटिल है सीमांचल को समझ पाना, क्योंकि अक्सर जितने भी सियासतदान हैं वो सभी लगातार जोड़ तोड़ की कोशिश करने लगती है सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल का प्रभाव दूर तक जाता है। तो हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे। थोड़ा एक दो और सवाल है कि सीमांचल पर सबकी नजरें हैं, तो क्या ओवैसी के आने से तेजस्वी यादव की धड़कनें बढ़ गई है? क्या उनकी नींद उड़ने वाली है? या फिर तेजस्वी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन है और वो सेट करके फिर वहाँ जीत जाएँगे? देखिए, ऑलरेडी उनके पास अपना रणनीति है, क्योंकि 2020 में इन लोगों ने चुनाव लड़ा भी था। शायद इनके 4 नेता ऐसे थे, जीतने के बाद उधर चले गए। ये एक रणनीति ही था। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ओवैसी जैसे किशनगंज में अच्छी पकड़ है, पूर्णिया में अच्छी पकड़ है, अररिया में भी 1 सीट लिए थे। लेकिन वो साथ रहे नहीं। हाँ, क्या अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी को वैसे कैंडिडेट मिल रहे हैं जो कि वहाँ के लोकल समुदायों में अपनी इतनी अच्छी पकड़ रखे हुए हैं, जो कि उनको जीत दिला सके? क्योंकि देखिए, लालू यादव जी को भी एमवाई समीकरण का महारत हासिल है और हमेशा से उनके वोटर मुस्लिम समुदाय के विशेष लोग रहे हैं। तो ये नहीं है कि ओवैसी के आ जाने से लोग एक तरफा वन साइडेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन जो वो मुद्दे कहते हैं पिछली बार जब देखेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने बिल फाड़ा था संसद भवन में, उसके बाद से यहाँ पर उन्होंने चुनावी स्टंट खेला, चुनावी मुद्दा बनाया और जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरीके से इनको जिताने में जिस तरीके से इनको कामयाबी मिली, तो ठीक इसी तरीके से क्या वो कोई दूसरा नहीं खेल सकते हैं दाव? क्योंकि हम सभी जानते हैं सीमांचल जो है एक पिछड़ा इलाका है और ये इलाका जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछड़ापन हर जो भी बड़े-बड़े नेता हैं, जब देश के बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े मंचों से जब वादे करते हैं, तो जनता भावुक हो जाती है और जनता बह जाती है उनको लेकर के। लेकिन जब वो एक बड़ा मुद्दा है, तो अब ये जो जनता है, वो किसके साथ जाएगी? क्या वो मुद्दों के साथ जाएगी या फिर कास्ट सिस्टम को हावी होके? देखिए, अगर कास्ट सिस्टम हावी होता है तो गलत है। देखिए, जितना उसी को चाहिए जो वहाँ रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे और चिकित्सा की बात करे, क्योंकि देखिए उस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें बहुत कम है और पिछड़ापन कुछ ज़्यादा ही है बाकी जिलों के मुकाबले। बिल्कुल ददन जी ने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप किसी भी पार्टी को वोट करें तो आप जाति और कास्ट सिस्टम देखकर ना करें, बल्कि आप विकास के मुद्दों पे करें। जैसा ददन जी ने कहा कि शिक्षा के मुद्दों पे करें, चिकित्सा के मुद्दों पे करें, तभी जाकर आपका विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में और जिस लहज़े में वो बात करते हैं, उनके लहज़े सुनने वाले लोग भी, चाहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके समर्थक काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि एक असदुद्दीन ओवैसी ने एक कैंडिडेट, हालाँकि वो डिक्लेयर कर चुके हैं, कई मंचों से वो कह भी चुके हैं कि ढाका की बात कर रहे हैं, ढाका विधानसभा में एक कैंडिडेट है ओवैसी की तरफ से, राणा रंजीत, तो वो हिंदू है और ये समीकरण जो सेट कर रहे हैं वहाँ ढाका की अगर बात करें, तो ढाका में जो एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो क्या एक ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से ढाका ओवैसी के पाले में चले जाएँगे? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर लोग ओवैसी के कहने से अगर मुस्लिम समुदाय राणा रंजीत सिंह को वोट करता है और राणा रंजीत सिंह के अपने वोटर जो वहाँ के हैं, परंपरागत वोटर हैं, अगर वो इनको सपोर्ट करते हैं, तो जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए,
चुनाव है और चुनाव में एक ही मुद्दा काफ़ी नहीं होता। यहाँ बीजेपी भी है, इधर कांग्रेस भी है, अपने अपने वोटर हैं। तो देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे इन लोगों ने किसको कैंडिडेट बनाया, तब बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि इस बार का जो इलेक्शन होगा, वो मुझे लगता है कि विकास के नाम पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो लगातार योजनाओं की बौछार कर देते हैं, तो ये जो है पूरा इलेक्शन जो होगा, वो विकास के नाम पर होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का जिस तरीके से शिलान्यास होता है और लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खुश हैं। अगर ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो लोग वहाँ पे खुश हैं। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन ये तो वक़्त बताएगा कि जो वहाँ के वोटर हैं, जो असल बाशिंदे हैं, वो किस ओर करवट लेती है। तब तक दीजिए हमें इजाज़त और आप इंतज़ार कीजिए कि इलेक्शन के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर हम बैठकर उस पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये चीज़ें कैसे हो गई और कैसे नहीं हुई। नमस्कार।